एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इनहैंस हो सके, इंक्रीज हो सके, राइट। So one of the most important thing that comes to your mind while changing your medium is that I don't know English, I have not studied from the English medium, right? Something like that. तो this video is completely targeted on the Hindi medium aspirants, right? कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी एडिटोरियल को हम पढ़ेंगे उसके अंदर जो भी क्वेश्चन निकल के आता है एटलीस्ट विल स्टार्ट राइटिंग ऑल्सो, कि कैसे लिख सकते हैं आंसर्स को, कैसे अपने एडिटोरियल से ही हम फ्रेम कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर की क्या चीज़ आ सकती है इसमें से एग्जामिनेशन में, राइट। तो जैसे आज का जो एडिटोरियल है वो सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल में से एक हो सकता है, जो कि जनरल स्टडीज़ पेपर सेकंड से रिलेटेड है, और जिसका नाम है द डेंजर्स इन द डेटा पर्सनल प्रोटेक्शन बिल, राइट। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इस को हम जो है आराम से देखेंगे, और इट इज़ गोइंग टू बी इन हिंदी एंड इंग्लिश, जिससे कि आपकी थोड़ी बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों को सुनने की हैबिट बढ़े, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश को सुनना स्टार्ट करेंगे, राइट, योर माइंड विल गेट वायर टू एक्सेप्ट द इंग्लिश एंड स्लोली यू विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग अपॉन इंग्लिश ऑल्सो, राइट। सो हियर आई विल बी रीडिंग इट ऑल्सो एंड साइमल्टेनियसली, मतलब साथ ही साथ में, साइमल्टेनियसली मीन साथ ही साथ में हम इसका नोट्स भी बनाएंगे, और दिस इज द क्वेश्चन मेड बाय मी, okay, out of this editorial. Is editorial ko I have read, okay, I have understood, and then I have made this particular question, right, and at the end we will be writing also that how to write the answers, and we will be taking some of the important points also. हम कुछ important points भी निकालेंगे इसमें से कि क्या क्या important हैं points जिनको हम लिख सकते हैं, ठीक है, as a notes के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, and then we will start writing the answers कि हाँ एक जब स्टार्ट करता है कोई मतलब जब स्टार्ट करता है यूपीएससी की प्रिपरेशन, तो कैसे आप मतलब लिख सकते हैं आंसर्स को, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या इसमें मेन बॉडी होगी, क्या इसका इंट्रोडक्शन होगा, क्या कंक्लूजन होगा, एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। सो विल बी लुकिंग एट दैट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका हम जो है सबसे पहले देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है द डेंजर्स इन द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, राइट। सो अब यहाँ पे लिखा है डेंजर्स मतलब खतरा, तो ये तो एक लिखने का तरीका हो गया, खतरा है, ठीक है। तो अब इसमें हमें देखना क्या है कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड हैं, जो बहुत ज़्यादा विवादास्पद हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको नटशल में एक समरी बता देता हूँ कि ये किस चीज़ से डील करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो हमारा है डिजिटल, तो डिजिटल मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे आप अमेजॉन यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, राइट। आपका आधार कार्ड हो गया, आपका जो ये बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, ठीक है ना, कि जहाँ पर जो लोग जाते हैं राशन कार्ड लेकर के, राइट, अपने राशन कार्ड की, और जो राशन कार्ड की शॉप्स होती हैं, ठीक है, तो और जो भी आप शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो ये सब आप अगर ऑनलाइन करते हैं, डिजिटली करते हैं, तो आपका डेटा कहाँ पर सेव होता है। सपोज करिए कि आप जब भी यूट्यूब देखते हैं, ठीक है, तो यूट्यूब पे आप कोई पर्सनल तरीके की मतलब एक जॉनर, जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब में बहुत ज़्यादा कॉमेडी देखते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉमेडी वीडियोस के ही रिकमेंडेशन आपको आएंगे ऑटोमेटिकली, राइट। अगर आपने जो है अमेजॉन पे गया और वहाँ पर से आपने शू परचेज़ किया, तो जो भी कंपनी का एडिडास का या जो है रिबॉक का जो भी शू आप परचेज़ करेंगे, वही शू आपको हर जगह दिखाई देगा। तो जैसे ही आप यूट्यूब खोलेंगे तो यूट्यूब पे भी वही ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो वहाँ भी वही ऐड स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो इनको कैसे पता चल जाता है, राइट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका डेटा तो इन लोगों के बीच में शेयर हो रहा है, राइट। तो उसी पर्सनल डेटा, तो वही वो हो जाता है आपका पर्सनल डेटा, ठीक है। अब जो डिजिटल हम समझ गए कि डिजिटल क्या है, तो डिजिटल ही अमेजॉन, फेसबुक और ये सब में जो हम देखते हैं, ठीक है, जो भी हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, या यूट्यूब पे जो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, या जिस तरीके की वेबसाइट्स को हम रेफर करते हैं, राइट। सो दैट बिकम्स द डिजिटल, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं डिजिटल। बस इसकी कोई और डेफिनेशन आपको याद करने की होगी, आपको ऐसे ही समझना कि डिजिटल जैसे समझ में आए कि आज के टाइम में क्या है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, तो ये हो गया। और इसमें जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो आपकी ईमेल आईडी है, आपकी जो इसमें डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, नेम है, जेंडर है, ठीक है ना, और लोकेशन है, ठीक है, और आपकी, और स्पेशली आपकी मतलब जो है वो मतलब क्या बोलते हैं चॉइसेस क्या क्या हैं, कि आप किसे पसंद करते हैं, क्या चीज़ आप उसमें मतलब लाइक करते हैं, ठीक है। तो उसका प्रोटेक्शन करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए बिल एक लाया जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी ये बिल है, अभी ये लॉ नहीं बना है, ठीक है। अब इसको जो है लेकर के आया गया है मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में, ठीक है। ये इससे पहले 2022 में भी पार्लियामेंट में लाया गया था, ठीक है। और इसको कौन लेके आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेकर के आएगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब ये रिलेटेड किस किस से है, तो सबसे पहले इसका असर किस पे दिखेगा, इंडस्ट्रीज पे दिखेगा, है ना। जो इंडस्ट्रीज हैं, बिग टेक कंपनीज भी जो हैं, जैसे फेसबुक हो गई, ठीक है ना, और हमारी ट्विटर हो गई, यूट्यूब हो गई, जितने भी ये सारे हैं ना, ठीक है, और अमेजॉन हो गई, फेसबुक हो गई, ठीक है, ये सारे पे मतलब ये बहुत ये एक हिसाब से इससे डायरेक्टली डील करेगा, ठीक है। और जब इससे डील करेगा तो ये इम्पैक्ट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो ये इंडिया के सभी लोगों के ऊपर असर दिखाएगा, ठीक है, सभी लोगों पे असर है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए जनरल स्टडीज़ के पेपर सेकंड से गवर्नेंस पार्ट से रिलेटेड है, ठीक है।
अब इसमें जब ये सबसे करेगा रिलेट, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे विवादास्पद चीज क्या है कि द डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2022 इंक्लूड्स अ प्रोविजन टू अमेंड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये आरटीआई जो एक्ट है ना 2005 का, उसको अमेंड करने की बात करता है। तो जो उसमें अमेंडमेंट, ये जो बिल जो है सीख करता है कि जो है इसमें अमेंडमेंट करते हैं कुछ, तो अब उसमें क्या अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हम लोग को ये राइट दे रखा है, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि राइट टू नो, एक राइट टू नो करके एक राइट दे रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, कि उसमें क्या है कि हम लोग जो विलफुल डिफॉल्टर हैं, ठीक है ना, जैसे ये मेहुल चौकसी हो गए, ठीक है, ये सब लोग, और जो विजय माल्या हो गए, तो ये सब लोग विलफुल डिफॉल्टर हैं, तो इनके नाम हम लोग जान सकते हैं, इनका डिटेल्स जान सकते हैं, और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हम जान सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कितना है, तो ये सारी जानकारी हमको पता चल सकती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें सब सुप्रीम कोर्ट ने हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन में दे रखी हैं, तो इसमें अमेंडमेंट करने की क्या ज़रूरत है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि जो है आरटीआई में अमेंडमेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब जब आरटीआई में अमेंडमेंट किया जाएगा, तो इसका मतलब है अगर आरटीआई में अमेंडमेंट होगा तो आरटीआई रिलेटेड किस चीज़ से, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना, मतलब पारदर्शिता, और अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी से रिलेटेड है। तो सरकार में जो भी कुछ हो रहा है तो उसकी पारदर्शिता, अगर हमें कुछ भी जानना है कि क्या हो रहा है सरकार में किसी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, तो हर एक सिटीजन को ये राइट है कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत वो मतलब कोई भी जानकारी को सीख कर सकता है, ठीक है, मांग सकता है। तो अब ये ट्रांसपेरेंसी पर भी दिक्कत आएगी, और अकाउंटेबिलिटी मतलब सरकार की जो जिम्मेदारी है हमें एक तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना जो हम चाहते हैं, वो भी नहीं मिलेगी। तो जैसे आरटीआई में अमेंडमेंट होगा तो ये डायरेक्टली इस चीज़ को यहाँ पे खतरा हो जाएगा, ठीक है। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का कौन सा वो सेक्शन है जिसको जो है ये अमेंड करना चाहते हैं, ठीक है, सरकार अमेंड करना चाहती है, वो सेक्शन ए क्लॉज जे है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब भी किसी भी तरीके का अमेंडमेंट होगा, राइट, तो उसका कॉन्ट्रवेंशन कैसे होगा, क्योंकि जस्टिस एपी शाह रिपोर्ट जो आई थी वो मतलब जो है प्राइवेसी पे, उन्होंने बोला कि जो एग्जिस्टिंग आरटीआई लॉ है उसमें अमेंडमेंट करने की, उसमें बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आरटीआई, तो जैसे ही ये आपके दिमाग में आए डेटा पर्सनल जो भी हमारा ये बिल है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आरटीआई से हमारा रिलेटेड, राइट। तो अब देखते हैं, और इसके साथ साथ घर हम नोट्स भी बनाते स्टार्ट करेंगे, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द डेंजर, और इट विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जिससे कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जब वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सुनेंगे और उनको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा ना स्लोली स्लोली, क्योंकि अभी मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ ऐसे ऐसे, तो आप धीरे धीरे रिलेट करने लगोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इंग्लिश को भी सीख सकते हैं, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द डेंजर्स इन द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, तो यहाँ पे क्या प्लस क्या माइनसेस हैं वो हम जो है देखने वाले हैं, ऑलराइट, वो हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। द गवर्नमेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इन द पार्लियामेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है इसको लॉन्च करने जा रही है, मतलब आप जिस भी भाषा में समझना चाहें कि गवर्नमेंट इसको पार्लियामेंट में लाने जा रही है, ठीक है, इसको, ठीक है, ये बिल को। द फाइनल ड्राफ्ट इज श्राउडेड इन सीक्रेसी। अब ये श्राउडेड मतलब क्या होता है, भरा हुआ, ठीक है ना, लिपटा हुआ किसी चीज़ से, तो सीक्रेसी मतलब बहुत सारे रहस्य में ये लिपटा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं हुई, डिबेट वगैरह बिल्कुल नहीं कराई गई, ठीक है, इस वजह से लिखा है कि जो ये फाइनल ड्राफ्ट है ये इसका डीपीडीपी बिल का, ये बहुत ज़्यादा रहस्यमय तरीके से भरा हुआ। अब आप इसको स्टोरी की तरह सुनिए, ठीक है ना, कि ठीक है। लास्ट वीक ऑपोजिशन मेंबर्स वॉकड आउट ऑफ अ मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एंड सबमिटेड डिसेंट नोट्स, ठीक है। लास्ट वीक में क्या हुआ, जो ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं वो लोग पार्लियामेंट से बाहर आ गए, ठीक है। जो मतलब इसकी मीटिंग हो रही थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को ये बिल भेजा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लेना कि ये पॉलिटी में किस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाता है, तो उसमें इन लोगों ने जो है अपनी एक मतभेद जो है वो सबमिट किए कि भाई मेरे जो मतलब ये मतलब इस बिल को लेकर के डिसेंट हैं, हम इसमें ये चीज़ों पर अग्री नहीं है। तो बेसिकली यही राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में, ठीक है। Objecting to the adoption of a report on the DPDP bill, they claimed that the bill was neither shown to the members nor formally referred to the committee. तो ऑपोजिशन पार्टी मेंबर्स का ये कहना है कि ना ही इसको कमेटी को रिफर किया गया है और ना ही इस पर किसी तरीके की मतलब डिबेट हुई है, ना ही इसको शो किया गया है, मेंबर्स को दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है अभी तक, ठीक है, यहाँ से कोई नोट लेने की जरूरत नहीं है। Then, in November 2022, the Ministry of Electronics and Information Technology, that is MeitY, right? So अब ये किससे रिलेटेड है तो इसको लिख लेते हैं। तो प्रीलिम्स में हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए कि दिस पर्टिकुलर बिल इज रिलेटेड टू विच पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, राइट। तो ये MeitY से रिलेटेड है। एंड नाउ लेट अस मेक इट अ लिटिल बिट ऑफ लार्ज, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, राइट। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे हमने लिख लिया जो कि स्टार्टिंग से बिल्कुल बिगिनर जो कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिकली सर्कुलेटेड अ ड्राफ्ट ऑफ द बिल फॉर कंसल्टेशन, मतलब इसको जो है इसको पब्लिक किया गया था कि सभी लोग इस पर अपनी राय दें, विचार दें, ठीक है। सर्कुलेट किया गया था ड्राफ्ट को, ठीक है। इट वॉज फ्रॉट विद प्रॉब्लम्स।
अब यहाँ पे फ्रॉट विद का मतलब क्या होता है, भरा हुआ, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसमें, ठीक है, जो भी मतलब जनता कह रही है, जो भी लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से अभी तक ये हमारे किसी और, ये सारी लाइंस हमारे काम की, राइट। वाइल कैंपेन्स एंड कंसर्न सिटीजन्स शेयर देयर सजेशंस, जो कैंपेन है, अभियान जो चल रहे हैं, और जो मतलब जो है इससे संबंधित जो सिटीजन्स हैं, जो जानकारी लोगों के पास है, तो लोग वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है, अपने सजेशंस को दे रहे हैं। मीटी फोकस्ड primarily on consulting industry and big tech companies on a law that will have vast ramifications for the information regime in India and will impact every citizen of the country. अब क्या कर रही है मीटी, मतलब जो ये मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, वो बेसिकली किससे कंसल्ट कर रही है, इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री, तो इसमें इंडस्ट्री में कौन कौन से आ जाएंगे, यही सारे बड़े बड़े कंपनीज आ जाएंगे, ठीक है, इंडस्ट्री। एंड ये किससे रिलेटेड है, और ये बिग टेक कंपनीज से रिलेटेड है, ठीक है, ये बिग टेक कंपनीज से रिलेटेड है ये लॉ, राइट। तो वी कैन टेक द नोट्स ऑफ दिस ऑल्सो, कि एटलीस्ट हमें पता चले कि ये लॉ है तो ये रिलेटेड किससे है ना, ये किस चीज़ पे अफेक्ट करेगा, और ये कौन सी मिनिस्ट्री बना रही है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप देखते चलना है, फिर बाद में हम इनको ऊपर नीचे सेट करके कि किसको इंट्रोडक्शन में लिखना है, किसको मेन बॉडी में लिखना है, किसको कंक्लूजन में लिखना है, दैट वी विल डिसाइड एट द एंड, राइट। Now here, do not, and it will impact every citizen of the country. So now we know that information regime, and yeah, so that will have vast ramification. So vast ramification मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इसका। vast मतलब huge, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, ramification मतलब असर होगा इसका, ठीक है ना। for the information regime, तो आप इसको information regime जैसे ना, तो ये जो मतलब हमारा डीपीडीपी बिल है, तो आप इसको information regime भी बोलते हो। तो regime मतलब होता है शासन या कोई नियम या कानून, है ना, और information मतलब जानकारी, तो मतलब जानकारी से रिलेटेड जो भी नियम है इंडिया में, ठीक है। एंड इट विल इम्पैक्ट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, इम्पैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हर इंसान के ऊपर इसका प्रभाव है, क्योंकि हर इंसान आज के टाइम में मोबाइल यूज़ करता ही करता है, ज़रूरी है, राइट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। डू नॉट रिपीट द एरर्स, इट इज़ इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मतलब होता है अनिवार्य, ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। सो इट इज़ इम्पेरेटिव, तो ऐसा ज़रूरी है, ठीक है ना, दैट द डेटा प्रोटेक्शन लॉ डज नॉट सफर फ्रॉम द इन्फर्मिटीज़। इन्फर्मिटीज़ मतलब क्या होता है कि बहुत सारी कमियां जो इसमें मतलब वीकनेसेस हैं, उनसे सफ़र नहीं करना चाहिए, मतलब ये एक मजबूत लॉ होना चाहिए, इसमें कमियां नहीं होनी चाहिए। अब वो क्या है, दैट द प्रीवियस ड्राफ्ट हैड, अब हैड मतलब था, ठीक है ना, दैट द प्रीवियस, तो इससे पहले 2022 नवंबर में जब ये मतलब जो है पार्लियामेंट में प्लेस किया गया था, तो जो वो टाइम का यही सेम बिल था, तो उसमें जो कमियां थी, इस बार जो अब ये मानसून सेशन में प्लेस किया गया है ये बिल, डीपीडीपी बिल, इसमें ये कमियां नहीं होनी चाहिए, राइट। एंड सेफगार्ड्स पीपल्स फंडामेंटल राइट, दैट इज बोथ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड द राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। अब ये बताया जा रहा है कि ये बिल में कोई ऐसी निर्बलताएं या ऐसी कमियां या वीकनेसेस नहीं होनी चाहिए जो कि जनता या जो कि लोगों की फंडामेंटल राइट्स जो है, तो अब यहां से करते देखो, अब ये किसको इन्फ्रिंज कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स कौन सा कर रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, राइट। तो हमें अब कम से कम ये भी पता चल गया कि अच्छा, ये जो हमारा पॉलिटी से रिलेटेड सेक्शन है, इसमें फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन कौन से ये मतलब वो कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है। एक तो हमारा हो गया राइट टू इन्फॉर्मेशन, और एक तो हो गया राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, अगर ये आएगा। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि जो भी हम यूज़ करते हैं, तो अगर हम जीमेल आईडी बनाते हैं, तो हमारा नाम, वहाँ पे एड्रेस, हमारा जेंडर, हमारी एज, हमारा लोकेशन, राइट, ठीक है, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें वहाँ शेयर करते हैं। अब इसकी प्राइवेसी मतलब अब ये हमारी निजता का सम्मान करेगा कौन, राइट। अब जैसे मान लीजिए हमने यूट्यूब पे कुछ देखा, ठीक है, तो आप मान लीजिए वहाँ पे बहुत सारे जो है, अगर मान लीजिए कॉमेडी वीडियोज़ को देखते हैं, ठीक है, या एंटरटेनमेंट वाले देखते हैं, तो वही वही आपको आता है कॉन्टेंट, तो कैसे पता चलता है उनको, राइट। और फिर आपने शू खरीदे मान लीजिए अमेजोन से, फिर आपने मिंत्रा खोला, तो Myntra.com पे भी आपको शू का ऐड दिखेगा, फ्लिपकार्ट खोलेंगे तो फ्लिपकार्ट पे भी शू का दिखेगा, फेसबुक खोलेंगे तो फेसबुक पे ही दिखेगा, और आप इंस्टाग्राम ओपन करेंगे तो इंस्टाग्राम पे भी वही ऐड दिखेगा। तो ये हमारी प्राइवेसी लीक कैसे होती है, ठीक है। तो इसका, तो यही जो डेटा है हमारा, इसी का प्रोटेक्शन करना है, राइट। तो इसलिए हमारी राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू प्राइवेसी ऐसे, तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में, राइट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2022 इंक्लूड्स अ प्रोविजन टू अमेंड द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट which has empowered millions of Indian citizens since its enactment in 2005। मतलब जो ये बिल है, इसमें एक ऐसा प्रोविजन है, ठीक है ना, एक ऐसा प्रोविजन। अब इसमें प्रोविजन की हिंदी मत समझिए, आप ये समझिए, इसमें एक ऐसी लाइन लिखी हुई है जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, कि उसमें ये बताया गया है कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में कुछ बदलाव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप इसको सीधे सीधे यहाँ से कॉपी कर लीजिए, तो ये इसका हो जाएगा एक नेगेटिव पॉइंट हमारे पास, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्पेस दे के लिख लेते हैं। अब जब देखिए ऐसे नोट्स बनाया हमने, तो अब हमें ये पता है कि हम इसको लिख किस है, द डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2022 है, हम इसको, हमें ये पता है इसी बारे में पढ़, तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको हटा देते हैं, है ना। अब हमें ये पता चल गया अच्छा, कि प्रोविजन टू अमेंड दी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, है ना, तो इट सीक्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये कोशिश करता है ना,
इट सीक्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही शॉर्ट में छोटे, अभी देखिए कितने नोट्स बने, ठीक है, ये सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब भी आप राइट टू इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, है ना। तो जो भी आप हिंदी में पढ़ रहे हैं बस वही थोड़ी सी आपको रिप्लेस करनी है बस इंग्लिश, स्लोली स्लोली, और देखिए विद इन अ मैटर ऑफ मंथ आप कितना इंप्रूव कर जाएंगे, राइट। तो ये हमने देख लिया। अब इट सीक्स मतलब क्या होता है, ये कोशिश करता है अमेंड करने की, बदलाव करने की, किसमें, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में, ठीक है। इस तरीके से हमें समझना है इसको, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है बस, और कुछ नहीं, इसी के चारों तरफ ये एडिटोरियल घूम रहा है, ऑलराइट। नाउ विच हैज़ इम्पावर्ड, अब जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट था उसने जो है सशक्त किया था पूरे देश के सिटीजन्स को, जो कि 2005 में बनाया गया था, ठीक है। टू इफेक्टिवली होल्ड देयर गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल इन अ डेमोक्रेसी, तो जो लोकतंत्र है उसमें जो सरकार है वो जिम्मेदार है जनता के प्रति, राइट। तो अगर ऐसे लॉज हमारे पास होंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जैसे, तो हम सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, राइट। पीपल्स नीड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, लोगों को जानकारी की ज़रूरत होती है, ठीक है, इंक्लूडिंग वेरियस कैटेगरीज ऑफ पर्सनल डेटा, और जिसमें बहुत बहुत सारे तरीके के पर्सनल डेटा भी आते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड दैट सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो, राइट। तो आप इसको भी कहीं लिख सकते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड दैट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माना है ये, ठीक है, या बताया है, या हम लोग को ये अधिकार दिया है एक तरीके से, दैट राइट टू नो, राइट टू नो, दैट एवरी सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो, ठीक है, एवरी। तो यहाँ पे क्या है कि सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो, मतलब लोगों के पास जानने का अधिकार है। तो जानने का अधिकार कहाँ से होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू, है ना। जब हम इन्फॉर्मेशन जानेंगे तभी तो कुछ जान पाएंगे, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है हमें द नेम्स ऑफ विलफुल डिफॉल्टर। अब हम इसमें मतलब कौन कौन सी जानकारी को जान सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू, या हमारे राइट टू नो के अंतर्गत क्या होगा, विलफुल डिफॉल्टर। तो बताया ना मैंने आपको, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ऐसे लोग जो हैं, तो ये लोग विलफुल डिफॉल्टर हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि राइट टू नो अबाउट व्हाट, है ना। तो इसको कॉमा देके यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये विलफुल डिफॉल्टर के बारे में जान सकते हैं। डिटेल्स ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक है ना, ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। अब जैसे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होता है, तो मतलब अन असेट दैट हैज स्टॉप्ड परफॉर्मिंग, है ना। तो असेट मतलब क्या हो गया, तो जैसे बैंक के पास असेट क्या हो गया, तो जो उसके पास जितना पैसा होता है मान लो वो हो गया हमारा असेट, ठीक है, बैंक का। अब बैंक उसी पैसे को लोन देता है जनता को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आज की डेट, जैसे मान लिया आज आपका 2 अगस्त है, आज आपको लोन दिया बैंक ने, ठीक है, 10 लाख रुपए का, और आपने 90 डेज तक कोई इंस्टॉलमेंट वापस नहीं की उसको, ठीक है। तो 2 अगस्त से 2 सितंबर टू 2 अक्टूबर टू 2 नवंबर, अब 2 नवंबर तक 90 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब 90 डेज हो गए कंप्लीट, उसके बाद भी आपने लगातार इन 3 महीनों में कोई इंस्टॉलमेंट बैंक को वापस नहीं की, तो क्या होगा कि बैंक का जो असेट है, मतलब बैंक का जो पैसा 10 लाख रुपए है जो आपको लोन के रूप में दिया गया है, वो जो है वो असेट है, अब वो नॉन परफॉर्म कर रहा है, अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब उस पर जो इंटरेस्ट आना चाहिए तो वो परफॉर्म कर रहा होता, ठीक है। तो अब वो नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया, तो 90 डेज के बाद उसको एनपीए कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो आप ऐसे सिंपल सिंपल तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, राइट। कि तो ये सारी चीज़ें हम आराम से जान सकते हैं, हमारी किसके अंदर जान सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें राइट टू नो का ऑफ दिया है। तो दोनों तरफ से, एक तो सरकार ने हमें मजबूत किया जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाया, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने हमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब एक मतलब प्रोटेक्शन की लेयर दे दी, राइट। तो हम और ज़्यादा मजबूत हो गए, ठीक है। नाउ डेमोक्रेसीज रूटीनली ensure public disclosures of voter lists with names, addresses and other personal data to enable public scrutiny and prevent electoral fraud। अब क्या होता है, अब देखिए, अब ये भी हमारा पर्सनल डेटा है कि डेमोक्रेसी मतलब क्या है कि जितने भी कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, तो बेसिकली इंडिया भी एक डेमोक्रेसी है, बहुत ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। तो वो क्या है, मतलब रूटीनली, मतलब लगभग हमेशा आदमी लगातार इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं पब्लिक डिस्क्लोजर, मतलब जो है पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं, लोगों की नज़र के सामने आ जाता है कि भाई हाँ ये जो है यहाँ की वोटर लिस्ट है। तो अब उसमें हमारा नाम भी होता है, एड्रेसेस भी होता है, हमारे पर्सनल डेटा भी होते हैं, हमारी एज होता है, जेंडर होता है, सब कुछ होता है, हम कहाँ रहते हैं, सब कुछ होता है, राइट। तो इससे क्या होता है कि पब्लिक स्क्रूटनी हो जाती है कि जब आप वोट डालने जाते हो तो पता चल जाता रहो। तो ये सारा जो डेटा है हमारा, ये कहीं लीक ना हो, तो इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए तो ये भी हमारे एम्बिट में आता है, राइट। तो ये भी इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के एम्बिट में आता है, मतलब इसकी ही परिधि में आता है, राइट। तो जिसकी वजह से क्या रुक सकता है, जो इलेक्टोरल फ्रॉड्स होते हैं कि कोई मतलब एक इंसान दूसरा आईडी कार्ड ना बना ले, ठीक है, सेम नाम से 4-5 लोग जाके वोट ना डालें, ठीक है, अगर है ना, ऐसे हो सकता है। देन एक्सपीरियंस ऑफ द यूज ऑफ द आरटीआई एक्ट इन इंडिया हैज शोन दैट, अब देखिए आरटीआई के बारे में ही चल रहा है सब यहाँ पे, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ द यूज ऑफ द आरटीआई एक्ट इन इंडिया हैज शोन दैट इफ पीपल, स्पेशली द पुअर, especially the poor, marginalized, are to have any hope of obtaining the benefits of government schemes and welfare programs, they must have access to relevant granular information।
अब क्या है कि अगर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो लेबर क्लास है, जो बहुत गरीब हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, ठीक है ना, ये लोगों का क्या है कि जो एक्सपीरियंस है, जो अभी तक जो अनुभव रहा है आरटीआई एक्ट का मतलब जो है अपने देश में, उसमें क्या है, खासकर जो भी हमारे गरीब हैं और मार्जिन जो हाशिए पर जो लोग हैं, अगर उनको किसी भी तरीके की आशा है कि सरकार से वो जो जो सरकार स्कीम्स बनाती है, ठीक है, तो उन स्कीम्स का वो फ़ायदा उठा सकें, तो उसके लिए कैसे उठाएंगे, उनके तो उन स्कीम्स के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब मतलब रेलिवेंट क्या है कि बहुत ही सही सटीक मतलब बहुत ही प्रासंगिक जानकारी होनी चाहिए उसी से रिलेटेड, और ग्रैंड मतलब बहुत ही बारीक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये हमें कैसे मिल सकती है, अगर हम जानना चाहें तो हमें आरटीआई के थ्रू ही मिल सकती है, राइट। For instance, the public distribution system control order recognizes the need for putting out the details of ration card holders and records of ration shops in the public domain to enable public scrutiny and social audits of the PDS. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि उदाहरण के तौर पे अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि हमें कोई जानकारी चाहिए, तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें जितने भी उसके बेनिफिशियरी हैं उनके राशन कार्ड का नाम, ठीक है ना, मतलब वहाँ पर जो राशन कार्ड होगा उसमें उनका नाम होगा, ठीक है, और राशन कार्ड की शॉप्स होंगी, उनका एड्रेस होगा, तो इसकी पब्लिक स्क्रूटनी करने के लिए कि ये सारे सही लोग हैं, इनके पास लाइसेंस है कि नहीं है, या जो भी बेनिफिशियरी हैं वो लोग वाकई में मार्जिनलाइज हैं या बहुत ज़्यादा पुअर हैं कि नहीं है, तो इसलिए उनका सोशल ऑडिट्स वगैरह भी होता है। तो ये सारा जो भी हमारा डेटा है इसको भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, राइट। नाउ थ्रेट्स टू ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी। अब जब आरटीआई एक्ट है, अभी मैंने आपको पहले बताया था, तो व्हेन द आरटीआई एक्ट इज गोइंग टू बी अमेंडेड, राइट, द गवर्नमेंट हैज द पर्टिकुलर विल दैट इट वांट्स टू अमेंड द आरटीआई एक्ट, उसका कुछ सेक्शन ये अमेंड करना चाहते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नंबर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। नाउ द सेकंड, अब इसी का ये रिलेटेड है, कोरोलरी है, मतलब जो यहाँ से रिलेटेड ही यहाँ पर आया, तो उसको बोलते हैं कोरोलरी ऑफ द सेम पॉइंट, राइट, कोरोलरी ऑफ द सेम पॉइंट, राइट, उसी से संबंधित आगे है ये निम्नवत, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में। तो ऐसे ही आपको स्लोली स्लोली कुछ इंग्लिश के वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी में ऐड करने, राइट। So threat to transparency and accountability. The RTI Act includes a provision. The RTI Act includes a provision to harmonize, right, ऐसे आपको रीड करना, the RTI Act includes a provision to harmonize people's right to information with their rights to privacy through an exemption clause under section 81J, राइट। अब क्या है, जो आरटीआई एक्ट है उसमें क्या है, एक ऐसा प्रोविजन है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन तो है ही है, उसके साथ साथ राइट टू प्रिवेसी भी है हमारी, राइट, ये दोनों राइट साथ साथ चलते हैं, राइट, जो हमारा आरटीआई है, ओके। अब इसमें क्या है, एक एग्जाम्पशन क्लॉज के जरिए ये सब चलते हैं, वो एग्जाम्पशन क्लॉज है सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज जे, राइट। अब इसमें क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर इफ इट हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी। जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी भी चीज़ की मतलब चाहते हैं, किसी भी इंसान की या किसी गवर्नमेंट की या कोई भी चीज़ की पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, तो उसको छूट दी गई है कि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिखाई जाएगी अगर अगर उस इंफॉर्मेशन का रिलेशन कोई पब्लिक एक्टिविटी से नहीं है, मतलब जनता से या जनता जनार्दन से या लोगों की एक्टिविटी से, उनकी उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड नहीं, तो नहीं बताई जाएगी। और हैज़ नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक इंटरेस्ट, और अगर वो किसी जनता के हित में नहीं, अगर आप कोई भी जानकारी मांगते हैं और वो जनता के हित में नहीं, तो भी वो नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि इसी सेक्शन में वो मेंशन है, ठीक है, एग्जेम्प्ट करता है, उसको छूट देता है, राइट। और इफ इंफॉर्मेशन सॉट इज सच दैट इट वुड कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी, ठीक है। और अगर आप ऐसी जानकारी जानना चाहते हैं जो अनवारंटेड, मतलब जो ज़रूरी नहीं है, मतलब जो बेवजह का आप किसी की प्रिवेसी पे आक्रमण कर रहे हैं, मतलब किसी तरीके से उसकी निजता का हनन कर रहे हैं, अगर वो ज़रूरी नहीं है तो भी आपको नहीं दिखाई जाएगी। एंड द इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज नो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट दैट जस्टिफाइज डिस्क्लोजर। और जो पब्लिक ऑफिसर है और जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर वो इस चीज़ से संतुष्ट हैं कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं है, तो भी वो मना कर सकते हैं आपको कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते, राइट। तो ये आरटीआई की बात होगी रिलेटेड। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द इनैक्टमेंट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लॉ देयरफॉर डज नॉट रिक्वायर एनी अमेंडमेंट टू द एग्जिस्टिंग आरटीआई लॉ। अब ये कहना है, यहाँ पे जो ऑथर्स हैं, जो ये दो ऑथर्स हैं जिन्होंने लिखा है, अमृता जौहरी ने लिखा है, ठीक है, तो ये जो दो लोग ऑथर्स हैं और ये अंजलि भारद्वाज, इनका लोगों का कहना है कि अब आरटीआई एक्ट जो है तो उसमें किसी भी तरीके की अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो नोटेड बाय द जस्टिस एपी शाह रिपोर्ट ऑन प्रिवेसी, राइट। अब क्या है, अब इसको यहाँ से नोट्स में हम लेते हैं, राइट। अब इसको हम यहाँ से नोट्स में लेते हैं इस जगह से, यहाँ से अमेंडमेंट इस जगह से, ठीक है, राइट टू प्रिवेसी तक को हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अमेंडमेंट करना चाहता है यार, देखिए इस पॉइंट को हमने ऊपर भी लिखा था, थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर लेंगे। अब जैसे आप एग्जाम में ये सब लिखेंगे ना, जस्टिस एपी शाह रिपोर्ट ऑन प्रिवेसी,
राइट, जिसमें अमेंडिंग एग्जिस्टिंग लॉ आर्टिकल, उन्होंने बताया कि इसको अमेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑथर जो है यहाँ पे सब्सटैंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब देते हुए सपोर्ट कर रहे हैं अपने पॉइंट को। तो क्या लिखा है, इनैक्टमेंट ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन लॉ, मतलब इनैक्टमेंट मतलब क्या होता है, लॉ को बनाना। तो जो ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ को बना रहे हैं हम, देयरफॉर मतलब इसके पश्चात डज नॉट रिक्वायर एनी अमेंडमेंट टू द एग्जिस्टिंग आरटीआई लॉ, डज नॉट रिक्वायर, नहीं कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अमेंड करने की आरटीआई लॉ जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी है। दिस इज ऑल्सो नोटेड बाय जस्टिस एपी शाह रिपोर्ट ऑन प्राइवेसी। इसमें जस्टिस एपी शाह रिपोर्ट जो आई थी प्राइवेसी में, उसमें भी यही बताया गया कि आरटीआई में अमेंडमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। द डीपीडीपी बिल 2022 however proposes amendment to the section 8 clause a clause j to expand its purview and exempt all personal information from disclosure। अब देखिए ये क्या है, अब यहाँ से ये सबसे ये पूरा पॉइंट हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कि जो बिल अब आ रहा है तो ये क्यों एक तरीके से दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि ये चाहता है अमेंड करेगा ये इस सेक्शन को, ठीक है, इस सेक्शन को ये अमेंड करना चाहता है, जिससे क्या है कि ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर नहीं किया जाएगा, ये इनका है बोलने का मतलब। that proposes amendment to the section 8 clause 1j to expand its purview and exempt all, exempt मतलब छोड़ देना, all personal information from disclosure, मतलब किसी भी तरीके की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की जाएगी, राइट। सो अब जब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप नहीं शेयर करेंगे तो दिस थ्रेटन्स, जो खतरा पैदा करता है, दिस थ्रेटन्स द वेरी फाउंडेशन ऑफ द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रिजीम इन द कंट्री। तो इसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है ना, जो भी पारदर्शिता है, और अकाउंटेबिलिटी मतलब जो जिम्मेदारी है, वो उसकी एक पूरी फाउंडेशन को ये हिला देता है, ठीक है, उसको ये खतरा कर देता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो ये एक पॉइंट, अब हमें इसको खुद से मतलब जो पर्सनली नहीं लेना है, हमें समझना है कि एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू आएगा तो कैसे लिखना है हमें, ठीक। अभी देखिए कितने सारे पॉइंट, बस छोटे से पॉइंट्स हैं, ठीक है, 7-8 पॉइंट है। Then now, a primary objective of any data protection law is to curtail the misuse of personal data। अब क्या है, जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ अगर बने तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उसका मतलब जो उद्देश्य होना चाहिए, प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, इज टू कर्टेल द मिसयूज ऑफ पर्सनल डेटा, कि जो भी पर्सनल डेटा है उसका मिसयूज ना होने पाए, राइट। टू कर्टेल मतलब जो है, कर्टेल मतलब रोकना यहाँ पर, ठीक है ना, कि मिसयूज को रोकना, ठीक है, इंक्लूडिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड्स नहीं होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं, मान लीजिए कि आपने अमेजोन से कुछ खरीदा, आपने अपने अकाउंट से कुछ भी पे किया, ठीक है, तो आपकी अकाउंट की डिटेल्स वहाँ पे चली जाती हैं, कभी कभी डेटा लीक हो जाता है तो आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं, राइट, ये भी सब होता है ना। तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स को भी रोकना चाहिए इसमें, ठीक है। गिवन दैट द गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट डेटा रिपोजिटरी मतलब बहुत बड़ा भंडार है, किसके पास, मतलब सरकार का, तो सरकार के पास ही सबसे ज़्यादा डेटा है, ठीक है ना, जनता का, है ना, क्योंकि आधार कार्ड जैसे मान लीजिए आप, ठीक है, तो वही मान लीजिए उसमें तो हर एक चीज़ है ना। और जब आधार कार्ड का एक्सेस है सरकार के पास, तो आपके उससे पैन कार्ड का भी आधार है ना। तो जो पैन कार्ड आपका लिंक है बैंक से, तो बैंक की भी डिटेल मतलब सरकार जानती है, तो सरकार के पास तो हर तरीके का डेटा है जनता का, तो इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारी डेटा की रक्षा करे, ठीक है। गिवन दैट द गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट डेटा रिपोजिटरी एंड इफेक्टिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ मस्ट नॉट गिव वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स टू द गवर्नमेंट। डिस्क्रिशनरी मतलब बिल्कुल, मतलब जो मर्जी आए वो सब कर सकती है किसी भी तरीके से। तो मतलब इफेक्टिव डेटा मतलब एक अगर अच्छा पर्सनल हमें लॉ बनाना, अगर अच्छा हमें डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाना है तो उसमें सरकार को एकदम मनमाने ढंग से, कि जैसे वो आरटीआई एक्ट में भी बिल्कुल पूरी तरीके से बदलाव करते, इस तरीके की वास्ट पावर्स को नहीं देना चाहिए, ठीक है। द डीपीडीपी बिल 2022 अनफॉर्चुनेटली एम्पावर्स द एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मतलब क्या हो गया, सरकार, ठीक है ना, जो सरकार है। एम्पावर्स मतलब क्या है, सशक्त करता है ना। अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण से, है ना, ठीक है, दुर्भाग्य से जो डीपीडीपी बिल है 2022 का, वो सरकार को सशक्त करता है, सरकार को, कि ड्राफ्ट रूल्स, ऐसे नियम बनाए और नोटिफिकेशंस ऑन अ वास्ट रेंज ऑफ इश्यूज, राइट। For instance, the central government can exempt any government or even private sector entity from the application of provisions of the law by merely issuing a notification। मतलब सरकार के पास इतनी पावर रहेगी कि वो छूट दे सकता है किसी भी प्राइवेट सेक्टर को, जैसे मान लीजिए उनके कोई भी, जैसे मान लीजिए मोदी जी के, या मान लीजिए बीजेपी जो है किसी मतलब पर्टिकुलर मान लो बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है, तो जैसे उनके पास बहुत सारा डेटा है, तो कुछ प्रोविजंस में उनको छूट दी जा सकती है, राइट, कि हाँ हाँ मतलब आप इस डेटा को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आप समझने कहने का मतलब, राइट। तो ये सारे पावर्स जो है सरकार को नहीं देने चाहिए, ठीक है। दिस वुड पोटेंशियली अलाउ द गवर्नमेंट टू आर्बिट्रली मतलब मनमाने ढंग से, आर्बिट्रली एग्जेम्प्ट इट्स क्रोनीज, मतलब क्रोनीज मतलब होता है फ्रेंड्स, वही मतलब जो भी बिजनेस फ्रेंड्स होते हैं, तो मनमाने ढंग से वो छूट दे देंगे, मतलब सरकार छूट दे देगी मनमाने ढंग से अपने जो बिजनेस फ्रेंड्स हैं, कि उनको फायदा हो जाए, ठीक है ना, हमारा हम, है ना, बहुत आराम से हमारे डेटा को वो मतलब इधर से उधर यूज़ कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। एंड गवर्नमेंट बॉडीज, और जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए जो सीबीआई
है ना, या आपकी मान लीजिए ईडी है, कि इनको इतनी ज़्यादा पावर देने कि आप हर तरीके की इन्फॉर्मेशन किसी भी सिटीजन की एक्सेस कर सकते हैं, फाइनेंशियल हो, कोई किसी भी तरीके की हो, राइट। तो इनको मतलब सुई पे मतलब मनमाने ढंग से दे सकते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सच एज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड है जैसे, ठीक है, रिजल्टिंग इन इमेंस वायलेशन ऑफ सिटीजन्स प्राइवेसी। अगर हमारे जानकारी के बिना अगर ये सारा डेटा लीक होता है तो क्या होगा, इससे वायलेशन होगा, उल्लंघन होता है, किसका उल्लंघन होता है, जो भी जनता है उसकी निजता का, ठीक है ना, प्राइवेसी मतलब निजता, ठीक है हिंदी में। ऑन दी अदर हैंड स्मॉल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो छोटे छोटे एनजीओज हैं, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है ना, एसोसिएशन ऑफ जो पर्सन्स हैं, ऑपोजिशन पार्टीज हैं, that the government chooses not to include in the notifications would have to set up systems to comply with the stringent, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त, stringent मतलब बहुत ज़्यादा सख्त, ठीक है ना, stringent obligations मतलब जो आपके कर्तव्य हैं, ठीक है, ऑफ डेटा फिड्यूशरी, ठीक है ना, जो जिम्मेदारी है आपकी। तो क्या है कि ये सारी चीज़ों को उन्होंने निकाल दिया इसकी परव्यू से, तो अब इनके ऊपर जिस भी तरीके से वो चाहेंगे तो ऑब्वियस है कि ऑपोजिशन पार्टीज को सफ़र करना पड़ेगा, उनके हर डेटा को वो लीक करें, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए बहुत ही सही से इसको ध्यान में रखना चाहिए, राइट। तो सरकार को बहुत ज़्यादा नहीं पावर देनी चाहिए, क्योंकि आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्टिस एपी शाह कमेटी ने भी बोला है ये, राइट। यहाँ पे देखिए एपी शाह कमेटी, राइट, एपी शाह रिपोर्ट ऑन दी प्राइवेसी। तो ऐसे करके आप इनको नोट कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं ये लास्ट पैराग्राफ, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। नो ऑटोनॉमी बिकॉज आई रीड दिस, जैसे कि जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं वो समझ सके लाइन बाय लाइन का, एंड उनके अंदर एक थोड़ा सा आ सके, एक तरीके से पॉजिटिविटी आ सके और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ हम भी रीड कर सकते, समझ सकते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है, ठीक है, हर हाल में आपको उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। नो ऑटोनॉमी मतलब कोई स्वायत्ता नहीं है, क्या है अब देखते हैं कैसे। फर्दर टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव, है ना, टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव, तो इट्स यहाँ पे किस पे करता है, डीपीडीपी बिल से, है ना, तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या उसके उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए, राइट। तो फर्दर टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग पर्सनल डेटा इट इज क्रिटिकल दैट द ओवरसाइट बॉडी सेटअप अंडर द लेजिस्लेशन। अब क्या है, अब यहाँ पे हम इसको दे सकते हैं जो कंक्लूजन हम लिखेंगे, ठीक है ना, है ना, तो इसमें क्या है, जो कंक्लूजन लिखेंगे तो उसमें क्या कर सकते हैं कि ओवरसाइट बॉडी एक हमें बनानी चाहिए जो कि इस लॉ के जो भी फ्रेम मतलब किए जा रहे लॉ उनको ध्यान में रखे, ठीक है ना। ओवरसाइट बॉडी सेटअप अंडर द लेजिस्लेशन बी एडिक्वेटली इंडिपेंडेंट, है ना, वो इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए। तो इसमें हम यहाँ पे बी एडिक्वेटली इंडिपेंडेंट, क्योंकि यही सारे जो वर्ड्स है ना, की वर्ड्स बेसिकली इन्हीं को हम लिखते हैं, राइट। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम लिख करके समझ सकते हैं तभी एग्जामिनेशन में मार्क्स आएंगे, राइट। तो ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, है ना। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होना चाहिए कि किसी सरकार के दबाव में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड एडिक्वेटली इंडिपेंडेंट टू एक्ट ऑन वायलेशंस ऑफ द लॉ, अगर अगर किसी भी लॉ का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो उस पर एक्शन ये ले सके, इतनी सफिशिएंटली ये एम्पावर होनी चाहिए बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज, ठीक है। द ड्राफ्ट बिल डज नॉट इवन मेक अ प्रिटेंस, प्रिटेंस मतलब होता है आधार यहाँ पे, ठीक है ना। द ड्राफ्ट बिल डज नॉट इवन मेक अ प्रिटेंस ऑफ इंश्योरिंग ऑटोनॉमी ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। अब क्या है कि द ड्राफ्ट बिल डज नॉट इवन इंश्योर, अब क्या है, ऑटोनॉमी को इंश्योर नहीं किया गया कि हाँ ये जो बॉडी बनाई जाएगी, ये जो बॉडी बनाई जाएगी इसकी जो है ऑटोनॉमी मतलब इसकी स्वायत्ता, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। अब ये भी सरकार के पंजों के बीच में अगर रहेगी तो जैसे सीबीआई काम कर रही है, बिल्कुल मतलब केज पैरेट जैसे काम हो जाएगा, ठीक है। द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोविजंस of the law, the central government is empowered to determine the strength and composition of the board। अब इसमें सबसे गलत बात क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड मतलब जो है पूरी तरीके से सशक्त है, सारी शक्तियां सन्निहित है उसमें, कि वो डिटरमाइन मतलब निर्धारित कर सकता है कि स्ट्रेंथ मतलब कितनी संख्या होगी इनके बोर्ड मेंबर्स की, ठीक है, और उसमें कौन कौन होगा, कॉम्पोजिशन मतलब कौन कौन होगा, ठीक है। तो ये मतलब जो है ये सरकार डिसाइड करेगी। तो आप सोचिए अगर सरकार ही ये सब डिसाइड करेगी तो फिर कैसे चलेगा, मतलब सरकार अपने मनमाने ढंग से लोगों को बैठाएगी और उनसे काम अपना जिस हिसाब से होगा उनसे कराएगी, ठीक है। तो ये भी मतलब एक हमारा मतलब मुद्दा हो सकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि मतलब इसमें ऑटोनॉमी देनी चाहिए, इसका कुछ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बनाना चाहिए जो कि उस हिसाब से सेटअप हो, एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अब किस तरीके से सरकार उनको सेलेक्ट करेगी ये भी हमें मतलब लिखना चाहिए, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, है ना, एंड रिमूवल ऑफ इट चेयरपर्सन एंड अदर। तो मतलब सरकार के पास सारी पावर है कि इसमें कितने मतलब जो ये बोर्ड बनेगा, जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनेगा, ठीक है, इसमें कितने मेंबर होंगे, इनका चेयरपर्सन कौन होगा, ठीक है, और वो कितने टाइम के लिए बनाए जाएंगे, ठीक है, और उनका सिलेक्शन किस तरीके से करेंगे, और उसमें कौन कौन से मतलब किस किस मिनिस्ट्रीज से या मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, ये सारा का सारा सरकार के पास है, ठीक है, सरकार के पास इसका राइट है बनाने का। तो फिर आगे देखते हैं, राइट। द चीफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द बोर्ड इज टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब जो भी इसका चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, जो मेन पर्सन होगा, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द बोर्ड इज टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। जो इस बोर्ड को मैनेज करेगा वो भी मतलब वो भी सरकार के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा, राइट।
सो क्या है, गिविंग इट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंस्टीट्यूशन। तो अगर ऐसा होगा तो सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा इंस्टीट्यूशन के ऊपर, राइट। तो इसको सरकार पॉलिटिकली मिसयूज कर सकती है, राइट। सो क्या है, द क्रिएशन ऑफ अ टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, ठीक है, ये लिख सकते हैं, एम्पावर्ड टू इम्पोज फाइन्स अप टू 500 करोड़। अब जो सरकार जो ये बना रही है, जो ये बोर्ड बना रही है, इसमें सरकार जो बना रही है उसमें क्या है, इम्पोज कर सकती है फाइन को 500 करोड़ रुपीज तक, ठीक है। इज बाउंड टू रेज सीरियस एप्रीहेंशन ऑफ इट्स बिकमिंग अनदर केज्ड पैरट, ठीक है। एप्रीहेंशन मतलब बहुत ज़्यादा चिंताएं, शक है, मतलब जो है लोगों को कि जो भी मतलब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए जो बिजनेसमैन हैं इंडिया में बड़े बड़े, जो मतलब सरकार को पसंद नहीं है, तो सरकार उनके ऊपर किसी भी तरीके का आरोप लगा सकती है कि आपने डेटा को ऐसे मतलब जो है वायलेट किया है डेटा प्रोटेक्शन लॉ को, तो आपके अंदर आपके ऊपर 500 करोड़ का फाइन लगाया जाता है, राइट। तो ऐसे भी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ओपन टू मिस यूज बाय द एग्जीक्यूटिव, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है, टू टारगेट पॉलिटिकल ऑपोजिशन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उसके ऊपर लगा दिया है ना, जो कि मतलब जो है सरकार की जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। दीज कंसर्न्स नीड टू बी अर्जेंटली एड्रेस्ड बिफोर द डीपीडीपी बिल इज इनैक्टेड। तो बताया जा रहा है कि जो ये कंसर्न्स हैं, जो ये मुद्दे हैं बेसिकली, इनको अर्जेंटली मतलब जो है इसको त्वरित रूप से जल्दी से एड्रेस किया जाना चाहिए, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली गिवन द मैनर इन विच बिल्स आर बीइंग पास इन द पार्लियामेंट, तो इसमें लिखा है कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जिस तरीके से इस समय पार्लियामेंट में बिल्स को पास किया जा रहा है विदाउट एनी डिबेट, बिना किसी चर्चा के, ठीक है ना, और ना कोई डिस्कशन हो रहा है, the citizen of the country might end up with the law that empowers the central government। तो क्या होगा कि अगर इस तरीके का लॉ होगा तो वो बेसिकली एम्पावर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, वाइल टेकिंग अवे दी राइट्स ऑफ द पीपल्स इन द डेमोक्रेटिक राइट। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो है सरकार को एम्पावर करता है ये लॉ, राइट, बजाय कि जनता को लाभवर करे, ठीक है, कि जनता को अगर ये ज़्यादा एम्पावर करेगा तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, बट इसमें तो ये तो गवर्नमेंट को कर रहा है, राइट। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल टेकिंग अवे पीपल्स डेमोक्रेटिक राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन एंड यूज इट टू होल्ड द पावरफुल टू अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे पावरफुल मतलब क्या हो गया, सरकार, ठीक है ना। पावरफुल टू अकाउंट मतलब क्या होता है, पावरफुल टू अकाउंट मतलब हो गया जिम्मेदारी ठहराना, ठीक है ना, जिम्मेदार ठहराना। पावरफुल मतलब सरकार को जिम्मेदार ठहराना, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव अंडरस्टूड, राइट। अब देखते हैं ये आंसर है, इसमें लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आई हैव मेड, अब आपको समझ में आया कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे, देखिए मैंने क्वेश्चन इसी से बनाया। डिस्कस दी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, तो ये तो हो गया कि इसको डिस्कस करो। तो यहाँ पे जो ये वर्ड हो गया डिस्कस, तो डिस्कस मतलब क्या लिखना है, हमें इसके सकारात्मक चीज़ें बतानी है, नकारात्मक चीज़ें बतानी है, मतलब क्या पॉजिटिव्स बताने, नेगेटिव्स बताने, राइट। वी हैव टू टेल द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स बोथ अबाउट द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, राइट। कीपिंग इन माइंड, दिमाग में रखते हुए, थ्रेट टू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो जैसे ही ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आया तो वैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए आरटीआई के बारे में बात की, जो कि 2005 में बना था। उसमें हम एक अमेंडमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें सरकार ने एक अमेंडमेंट इसी डीपीडीपी बिल में प्रपोज किया है। अब वो अमेंडमेंट क्या है, ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, सेक्शन 8(1) क्लॉज 1 है ना, इसमें करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज जे में करेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब इसको तुरंत कॉन्ट्रावेंट कर सकते हैं कि जस्टिस एपी शाह रिपोर्ट ने तो बोला है कि नहीं इसमें मतलब जो है आरटीआई में अमेंडमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो गया एम्पावरमेंट। तो अब क्या है कि अगर ऐसा करा जाएगा तो इसमें सरकार को स्वीपिंग पावर्स मिल जाएंगी। तो फिर आगे क्या लिखा है, एम्पावरमेंट मतलब सरकार का सशक्तिकरण हो जाएगा, एम्पावरमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल टेकिंग अवे द पीपल्स डेमोक्रेटिक राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन, है ना। तो सरकार सशक्तिकरण हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक जो बोर्ड बना रही है सरकार, ये जो बोर्ड बना रही है ऑटोनॉमी ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, राइट। तो ऑटोनॉमी ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो अब ये हमारा आंसर तो पूरा हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, है ना। अब इंट्रोडक्शन कैसे देंगे मान लीजिए, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड तो जो आप स्टार्ट करेंगे ना, तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दिस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, है ना, दिस बिल इज बीइंग, है ना, इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इतना, है ना, जो भी मिनिस्ट्री है ना हमारी ये मिनिस्ट्री है। फिर दूसरा एंड अब आप इसमें देखिए बहुत ही छोटी छोटी ग्रामर आपको सिर्फ ऐड करनी, राइट। अब देखिए अब मतलब इट डील्स विद दी it deals with the industry and big tech companies। यहाँ से लोग हटा देते हैं, है ना। जो ये बिल है ये किससे डील करता है, ये हमारी किससे करता है, इंडस्ट्री से एंड बिग टेक कंपनी से करता है ना। एंड इन्फ्रिंजेस अपॉन, अब यहाँ पे लिख देते हैं एंड इन्फ्रिंजेस अपॉन फंडामेंटल राइट्स, है ना, जो कि आगे हम ऐसे करके लिख देंगे, राइट टू प्राइवेसी एंड दी, और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल सकते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन,
ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन बना, तो देखिए अभी तक जैसे आपने कभी आंसर नहीं लिखा, तो आप कम से कम एक स्टार्ट कर सकते हैं आप लिखना, ठीक है, कि हाँ इस तरीके से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या लगाया, अब इसको आप यहाँ से ऐसे कर दीजिए, राइट। अब आप इसको पढ़ के देखिए क्या है, देखिए इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन। अब इसको पढ़ के देखिए, दिस बिल is being prepared by Ministry of Electronics and Information Technology. It deals with the industry, big tech companies and infringes upon fundamental rights, that is both the right to information and right to privacy. अब देखिए यहाँ तक तो आपने सही से लिखा, फिर आपने infringes मतलब जो कि एक खतरा पैदा करता है किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, ठीक है। तो आपने इसमें पहले ही बता दिया इंट्रोडक्शन में कि हाँ हम जाके मतलब दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिस्कस मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स बोथ, राइट। एंड देन अब यहाँ से मेन बॉडी स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे हमें लिखना नहीं है मेन बॉडी, राइट। अब लिखना है कि इट सीक्स टू अमेंड द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है ना, ये कोशिश करता है अमेंड करने की राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ढूंढना है कि जो हमने लिखा है कि अमेंडमेंट टू द एग्जिस्टिंग आरटीआई लॉ, दिस इज ऑल्सो नोटेड बाय, तो इस चीज़ को आप यहाँ से हटाइए, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको ऐसे करके लिखिए। अब जो अमेंडमेंट करना चाह रहा है तो यहाँ से इसको बैठा देंगे, अब ये कितना कम होता जा रहा है, राइट। दिस ऑल्सो नोटेड, अब क्या है कि दिस इज ऑल्सो नोटेड बाय जस्टिस AP शाह रिपोर्ट ऑन द प्राइवेसी, राइट। तो दिस इज, तो इट सीक्स टू अमेंड, बट अब यहाँ पे दिस यहाँ से हटा देंगे, तो अब इसमें लिख देंगे नॉट रिकमेंडेड बाय, नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड बाय जस्टिस, है ना। अब उसको पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि ये जो बिल है ये RTI एक्ट के किसी प्रोविजन को एक तरीके से अमेंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अमेंड टू राइट टू प्रोविजन, अब यहाँ पे क्या है, इसको ले आके यहाँ पे ये लेके आएंगे, ये करने जा रहे हैं लोग ना, सेक्शन, ये यहाँ से हमने इसको उठाया, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया, ये जो सेक्शन ये है इसको, ठीक है, ये इसी को अमेंड करना चाहते हैं, ठीक है, ये जो सेक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब फिर क्या है, अब उसी का काउंटर आप लिखेंगे कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड दैट द सिटीजंस हैव अ राइट टू नो विलफुल डिफॉल्टर्स, डिटेल ऑफ, ये सारा सारा लिख देंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारा मेन बॉडी हो गया। फिर उसके बाद क्या है, द DPDP 20 और हाउएवर प्रपोजेस अमेंडमेंट टू द सेक्शन 8(1) एक्सपैंड परव्यू एंड ऑल दिस का, तो इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार जो चीज़ को बता सके अब उसके बाद उसको लिखने की जरूरत नहीं, राइट। अब नाउ क्या है कि ओवरसाइट बॉडी सेटअप अंडर द लेजिस्लेशन, ठीक है। अब ये बॉडी एक बनाई गई है जो कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं शुड बी इंडिपेंडेंट, है ना, ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये हो गया कि ये जो ओवरसाइट बॉडी हम बनाने जा रहे हैं ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, राइट, ये हो गया। फिर क्या है, ड्राफ्ट बिल डज नॉट इवन मेक अ प्रिटेंस ऑफ इंश्योरिंग ऑटोनॉमी ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन, है ना, तो इंश्योरिंग ऑटोनॉमी डेटा प्रोटेक्शन बिल, अब ये जो पॉइंट है इसको लिख लेंगे, तो यहाँ से ये सब हटा देंगे अब, ठीक है, सब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये हम क्या दे रहे हैं बेसिकली, हम ये सॉल्यूशंस दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑप्टिमिस्टिक भी होनी चाहिए कि देखिए जो ओवरसाइट बॉडी है उसको इंडिपेंडेंट रखना चाहिए गवर्नमेंट से, ठीक है, और इंश्योर करना चाहिए इसकी ऑटोनॉमी स्टोर करना चाहिए, ठीक है, कि ये स्वायत्त हो, ठीक है, अपने आप से काम कर सके, एक्शन ले सके, है ना। फिर क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ एंड कॉम्पोजिशन, अब ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, बट हम दे सकते हैं, ठीक है ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है ऐसा, तो क्या है कि टोटली मतलब जो है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मतलब डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बन जाएगा ये, राइट। सो टोटली गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ये बन जाएगा, तो उससे एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा ना कि आपको पता है अच्छे से, ठीक है। Empowered to impose 500 crore rupees fines, empowers the central government while taking away people's right to seek information। अब देखिए people's right to take, अब देखिए जो भी क्वेश्चन के लास्ट में होता है ना उसको भी आप यहाँ से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन होता है तो एट द एंड जब वो पढ़ेगा ना एग्जामिनर तो उसको पता चलेगा कि हाँ आपने यहाँ से यहाँ तक लिखा, तो ये कितना छोटा सा आपको ब्रीफ में आपके लिए नोट्स भी हो गया और आपने एक आंसर राइटिंग का भी एक स्टार्ट किया, राइट। तो ऐसे करके ही आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है आंसर राइटिंग, राइट। So अगर आपको ये पसंद आया then you just share this video among all the Hindi medium aspirants, right, so that the chances of Hindi medium aspirants also start getting increases into the civil service examination. So see you in the next video.